हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आज हम कुछ बजट से संबंधित डिस्कस करेंगे जो 1 फरवरी 2024 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और यह बजट अंतरिम बजट है। इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। दोस्तों, शिक्षा जैसा कोई हथियार नहीं है और शिक्षा को कोई भी बंटवा नहीं सकता। जीवन के अंदर हर चीज़ बढ़ सकती है लेकिन शिक्षा को कोई नहीं बंटवा सकता। और इस शिक्षा को प्राप्त करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए हर समय प्रयास करना चाहिए और सफलता प्राप्त करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? यानी 2024 में जो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बजट किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है रक्षा मंत्रालय को। हमारा अंतरिम बजट जो पेश किया गया वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया और निर्मला सीतारमण ने 6 बार ये बजट प्रस्तुत किया है अपने कार्यकाल के दौरान, जिसमें एक आप कह सकते हैं अंतरिम बजट है, बाकी आप कह सकते हैं पूर्ण बजट माने जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके बाद अगर बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है, यानी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक बजट आवंटित किया है। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा बजट जो मिला है वो मिला रक्षा मंत्रालय को। और दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। इसके साथ हम बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक महा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो ये आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। और इसके अंतर्गत अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए मिशन की शुरुआत की है और एक वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलाया जाएगा और इस अभियान के दौरान 17 जिलों में यह आयोजित किया जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा जिले भी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिनकी संख्या है 75। इसके बाद अगर बात करें, आरबीआई के द्वारा हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यानी आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी? तो वो कर दी पेटीएम पेमेंट बैंक पर। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने आप कह सकते हैं प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। अभी 29 फरवरी तक सभी सेवाएं सामान्य रहेंगी, यानी 29 फरवरी तक पेटीएम के माध्यम से सभी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन उसके बाद पेमेंट्स बैंक से जुड़ी हुई कई सर्विसेज बंद हो जाएंगी। गौरतलब है कि
यहाँ पर जो पेटीएम बैंक है जो है उस पर लगभग 49% हिस्सेदारी इसमें रखी गई है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया, तो आप कह सकते हैं 1 फरवरी को मनाया गया। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया गया। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। इस अवसर पर इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। और 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि तटरक्षक दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो 18 अगस्त 1978 को की गई थी। और भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना की गई वो की गई 1 फरवरी 1977 को। यानी बड़ा स्टैटिक का अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई, 1 फरवरी 1977 को की गई। इसको बनाने की घोषणा कब की गई, 18 अगस्त 1978 को की गई। और कब बनाया जाता है, ये 1 फरवरी को बनाया जाता है। इसके साथ बात करते हैं हम, भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, तो वो दिया है सूरत हवाई अड्डे को। यानी गुजरात में जो सूरत हवाई अड्डा है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। और कई बार स्ट्रेटेजी के में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पर तराशे जाते हैं, या हीरे को तराशने का स्थान भारत में कहाँ पर है, तो सूरत में है। अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई, सूरत के अंदर लगाई गई। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ रुपए की लागत से एक यहां पर टर्मिनल का उद्घाटन किया। यानी 353 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक नए टर्मिनल का आप कह सकते हैं उद्घाटन किया, और इसी के साथ साथ उनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी दे दिया। अब बात करते हैं किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। यानी आप कह सकते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जय शाह को आप कह सकते हैं नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी तीसरी बार जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। बाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। और शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला 2020 एशिया कप और अमर्जिंग एशिया कप को सफल आयोजन कराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, 1983 के अंदर हुई। और किसको आप कह सकते हैं सचिव नियुक्त किया गया है, तो जय शाह को यह नियुक्त किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, अब बात करते हैं कुछ बजट से संबंधित कि पूर्ण बजट क्या होता है और अंतरिम बजट क्या होता है। यानी पूर्ण बजट क्या होता है और अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट का अर्थ होता है, अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जिसको अस्थायी बजट कहा जाता है उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। और पूर्ण बजट वो होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि अंतरिम बजट में होता है जिसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो अब बात करते हैं दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है। केंद्रीय बजट केंद्रीय सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट है। यानी एक साल में प्रस्तुत किया जाने वाला आप कह सकते हैं एक बजट है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में अप्रैल के महीने में आप कह सकते हैं यहाँ पर आम चुनाव करवाए जाएंगे लोकसभा के, तो उससे पहले जो बजट पेश किया गया है उसको अंतरिम बजट की संज्ञा दी गई है। यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है। यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के साथ पेश किया जाता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पूर्ण बजट होता है उसके ऊपर लोकसभा पूर्ण रूप से चर्चा करती है, जबकि अंतरिम बजट के अंदर अगर बात की जाए तो संसद में यहां पर कोई भी चर्चा नहीं होती, और इसे नाम दिया जाता है वोट ऑन अकाउंट। इसके साथ अगर बात की जाए, जो पूर्ण बजट होता है उसमें
केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का विवरण दिया जाता है, यानी जो पूर्ण बजट होता है उसमें पूरे साल का कितना आय हुए हैं, कितना खर्च हुआ है, उसका पूरा आप कह सकते हैं ब्यौरा दिया जाता है। और अंतरिम बजट में पिछले वर्ष वित्त वर्ष के आय और व्यय का एक सामान्य विवरण पेश किया जाता है, एक सामान्य विवरण पेश किया जाता है। यह केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया जाता है। यह केवल सरकार की जो आप कह सकते हैं सेवाएं जो हैं उनको जारी रखने का आप कह सकते हैं पेश किया जाता है, उसके लिए पेश किया जाता है। लेकिन जबकि पूर्ण बजट के अंदर पूरे पिछले साल का आय और व्यय का विवरण यहां पर दिया जाता है। केंद्रीय बजट हमेशा एक पूरे किसी वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है जिसे पूर्ण बजट कहा जाता है, यानी केंद्रीय बजट हमेशा पूरे साल के लिए जारी किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता है और इसे ही पूर्ण बजट कहा जाता है। जबकि अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई घोषणा नहीं की जा सकती, यानी अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की कोई नई घोषणा नहीं की जाती, जबकि पूर्ण बजट के अंदर बहुत सी आप कह सकते हैं नई योजनाओं को लागू किया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, पूर्ण बजट संसद में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है। पूर्ण बजट जो होता है संसद में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है। अंतरिम बजट अगले लोकसभा चुनाव और पिछली लोकसभा की समाप्ति के वर्ष पेश किया जाता है, यानी अंतरिम बजट जो होता है उसको अगले लोकसभा चुनाव और पिछली लोकसभा की समाप्ति के वर्ष पेश किया जाता है। और ऐसा ही यहां पर 2024 में हो रहा है, क्योंकि यहां पर लोकसभा चुनाव आप कह सकते हैं आने वाले हैं और यहां पर उस दौरान जो पिछली सरकार ने जो काम किया उसका कुछ ब्यौरा दिया जाता है और आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसका कुछ ब्यौरा यहां पर दिया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय बजट में सरकार की ओर से कई नई घोषणाएं की जा सकती हैं, यानी केंद्रीय बजट में जो पूर्ण बजट होता है उसमें सरकार कई प्रकार की नई योजनाओं को घोषणा कर सकती है और इसके लिए फंड भी निर्धारित कर सकती है, इसके लिए कुछ फंड भी निर्धारित कर सकती है। जबकि अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने की अवधि तक के खर्चों के लिए पेश करती है, यानी अभी 3 से 4 महीने बचे हुए हैं तो उसमें जितने भी खर्चे किए जाएंगे उसका ब्यौरा ही यहां पर अंतरिम बजट के अंदर रखा जाता है। केंद्रीय बजट के अलग अलग भाग होते हैं, इनमें से एक सरकार के खर्चों के बारे में होता है, वहीं दूसरा भाग सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजना पर आधारित होता है। यानी केंद्रीय बजट जो है अलग अलग उसके पार्ट होते हैं और उनमें से एक सरकार के खर्चों के बारे में बताता है, दूसरा सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। अंतरिम बजट में सरकार की आय के स्रोतों की डिटेल नहीं दी जाती। अंतरिम बजट में सरकार के आय के जो स्रोत होते हैं उनकी डिटेल नहीं दी जाती, इसे अगली सरकार के गठन से पहले के लिए सरकार के जरूरी खर्चों के पेश किया जाता है। केवल यहां पर अगली सरकार के गठन जो होगा उससे पहले सरकार के जरूरी खर्चों के बारे में ही यहां पर पेश किया जाता है, जबकि उसके जो आय होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। अगर बात की जाए, जो अंतरिम बजट है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट के नाम से जाना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत सरकार को अग्रिम आवंटन को दर्शाता है, यानी आप कह सकते हैं आने वाले खर्चों को दर्शाता है, जो विशेष रूप से सरकार को अल्पकालिक व्यय आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। जो आप कह सकते हैं जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को यहां पर दर्शाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो सरकार को समेकित निधि से कोई भी पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं देता। यानी वोट ऑन अकाउंट में जब शुरू होगा, जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो सरकार को सीमित निधि से कोई भी पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं देता। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वोट ऑन अकाउंट जो है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो संविधान के अनुच्छेद 116 में वर्णन दिया गया है। अगर बात की जाए इस बजट में क्या प्रमुख रहने वाला है और क्या प्रमुख यहां पर निर्मला सीतारमण ने यहां पर रखा है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, तो यहां पर 4 प्रमुख समूह पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार चार प्रमुख समूह पर काम करेगी। गरीब, महिलाओं और युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर और किसानों पर ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में आप कह सकते हैं सरकार ने बहुत तेजी से विकास किया है और इसी के साथ देश की उन्नति भी बढ़ी है दूसरे देशों की बजाय।
और लगातार सरकार क्या कर रही है, इसके लिए प्रयास कर रही है। तो उन्होंने 4 प्रमुख आप कह सकते हैं क्षेत्र बताए जहां पर ध्यान देने की बात कही गई, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए। अगर बात की जाए यहां पर रेल कॉरिडोर जो है वहां पर उसको 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने की ऐलान किया है, यानी 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की गई इस बजट में। साथ ही यात्री ट्रेनों के परिचालन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। जो यात्री ट्रेनें हैं उनको भी यहां पर परिचालन करने का आप कह सकते ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया गया है, यानी समुद्री रेल के ऊपर भी कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया है और साथ में यात्री जो ट्रेनें हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए, सरकार मेट्रो रेल और नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को विस्तार अधिक शहरों में करेगी और इस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि लगभग आप कह सकते हैं 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। तो 40,000 रेल डिब्बों को आप कह सकते हैं कोच में बदला जाएगा। और यहां पर कितने रेल कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है, तो ये 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही यहां पर बात की जाए तो यात्री ट्रेनों पर ध्यान दिया गया, समुद्री ट्रेनों पर ध्यान दिया गया और साथ में मेट्रो जो है उसके ऊपर भी यहां पर ध्यान दिया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए ब्लू इकोनॉमी, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी जो मछली पालन से संबंधित जो है उन योजनाओं को जो चल रही है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे हमारी ब्लू इकोनॉमी जो है आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। इसके साथ अगर बात की जाए लक्षद्वीप में पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान सरकार ने बजट में द्वीप के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की है। यानी जो लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी उस दौरान वहां पर सरकार ने उसके विकास के लिए और वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है। इसके साथ अगर बात की जाए लखपति दीदियों, यानी सरकार का लक्ष्य अब लखपति दीदियों को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। यानी सरकार का लक्ष्य है कि जो अब लखपति दीदियां हैं उनको 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ आप कह सकते हैं पैसा देना उनका लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ उनको 1 लाख करोड़ का कोष दिया जाएगा, यानी 1 लाख करोड़ रुपए उनको आप कह सकते हैं आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। यानी केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि 2014 से लेकर के 2023 तक एफडीआई प्रवाह $596 बिलियन था। यानी जो 2014 से लेकर 2024 जो था वो एफडीआई जो खर्च था आप कह सकते हैं वो $596 बिलियन था। और इसमें केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्ष तक फ्री ब्याज पर आप कह सकते हैं 75,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख की आय तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कोई भी इनकम टैक्स के लिए नई स्लैब नहीं बनाई गई है और 7 लाख तक आप कह सकते हैं ये छूट मिलेगी। इसके साथ अगर बात की जाए इन 10 वर्षों में उद्यमिता जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और वित्त मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमिताओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए जाएंगे। यानी जो महिला कामकारी हैं या महिला जो कारोबारी हैं उनको 30 करोड़ रुपए मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। और ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा।
क्योंकि उनके जीवन को और भी आसान बनाना है और साथ में उनके सम्मान भी बढ़ाना है, उनकी इज्जत भी बढ़ाना है। इसलिए उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए 30 करोड़ रुपए मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर बात की जाए सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या किया है, ध्यान दिया है। और बजट के तहत सरकार ने 11% से अधिक खर्च की बात की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर से प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी और इस बजट में उम्मीद के अनुरूप कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और वहां पर विशेष रूप से ये आप कह सकते हैं सरकार ने ऐलान किया है कि हम इस पर 11% से अधिक खर्च यहां पर करेंगे। और साथ में यह भी कहा कि आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को यहां पर पूर्ण समर्थन मिलेगा और इसके साथ बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। इसके साथ अगर बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम जनधन योजना उन्हें उन आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। यानी पीएम जनधन योजना के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन आदिवासी समूहों की मदद करती है, यानी उन आदिवासी महिलाओं को समूह को मदद दी जाएगी जो विकास के दायरे से बाहर हो चुके हैं, उनको अंदर लेके आना और उनका विकास करना, ये हमारा उद्देश्य है। और ये विकास जो होगा ये पीएम जनधन योजना के तहत ही किया जाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त दिलाने में मदद की है। यानी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों की गरीबी से मुक्ति दिलाई है और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की गई है। यानी सरकार ने हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है, जो आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यानी यहां पर इन्होंने बताया वित्त मंत्री ने कि 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराया है और 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, ऐसा बजट में घोषणा की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही है। यानी सरकार ने कौशल विकास पर भी ध्यान दिया है, साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया है। सर्वाइकल कैंसर जो है सरकार ने उसके ऊपर भी एक टीकाकरण की घोषणा की है कि इसके लिए हम क्या करवाएंगे, टीकाकरण करवाएंगे। और साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। यानी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर टीकाकरण करवाया जाएगा और साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई है। और साथ ही कौशल विकास पर भी ध्यान दिए जाने की बात की गई इस बजट के अंदर। इसके अंदर बात की जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है और साथ ही नए क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी इंडिया, आप कह सकते हैं स्किल इंडिया, आप कह सकते हैं लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यानी हमारा इंडिया जो है हर तरह की स्किल को प्राप्त करने में सक्षम है। और इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.4 करोड़ युवाओं को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही नए अवसर भी दिए जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और साथ ही उनको नए अनुसंधानों में भी रखा जाएगा ताकि वो अच्छा कर करके अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। इसके साथ अगर बात की जाए, वित्त मंत्रालय ने मोबाइल हैंडसेट के लिए आवश्यक विभिन्न पार्ट्स पर लगने वाले आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। जो मोबाइल हैं उनके हैंडसेट पर आप कह सकते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उस पर जो आप कह सकते हैं आयात शुल्क होता था 5%, उसमें क्या कर दी, कटौती कर दी, जो देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे आने वाले समय में स्मार्ट मोबाइल हैंडसेट के दामों में कमी देखने को मिल सकती है और इन सभी पर 15% की जगह पर 10% आयात शुल्क लिया जाएगा। और अधिसूचना में कम शुल्क लागू करने की कोई तारीख अभी तक नहीं बताई गई। यानी इस सूचना को लागू करने के लिए अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन यहां पर आयात शुल्क जो है उसके अंदर 5% की छूट की घोषणा कर दी गई है। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 116 में है।
तो वोट ऑन अकाउंट को क्या कहा जाता है, यानी इसी को अंतरिम बजट कहा जाता है और संविधान के अनुच्छेद 116 में इसका वर्णन किया गया है। और साथ में अगर बात की जाए तो इसको मिनी बजट भी कहा जाता है, यानी थोड़े समय के लिए दिया जाने वाला बजट, केवल सरकार की जो आप कह सकते हैं खर्चों का विवरण होता है उसको वो भी संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर आप दोनों ही यहां पर ऑप्शन कर सकते हैं, यानी उपयुक्त दोनों, यानी वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट इसका उत्तर हो जाएगा। 2017 के बाद किस तिथि को बजट जो है किस तिथि को पेश किया जाने लगा, तो आप कह सकते हैं 2017 के बाद ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। इसके साथ अगर बात की जाए 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था, तो यह किया जाता था फरवरी के अंत में। इसके साथ अगर बात की जाए सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले नेता कौन बने, तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने आप कह सकते हैं 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। इसके साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री रहते हुए किन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था। और भारत की पहली विदेशी महिला या वित्त आप कह सकते हैं वित्त मंत्री महिला कौन बनी थी, वो थी आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन से वायसराय थे, यानी किस वायसराय के समय में बजट प्रणाली शुरुआत की गई, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बजट प्रणाली को लागू करने वाले जो वायसराय थे वो कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। या उस समय किसका कार्यकाल था, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कैनिंग का आप कह सकते हैं कार्यकाल था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, तो ये दिया निर्मला सीतारमण ने। और निर्मला सीतारमण ने 6ठी बार आप कह सकते हैं अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।